हेलो एवरीवन। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। हम लोग जैसा कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी सीक्वेंस में हम लोगों ने लास्ट टर्म में 2018 का ये प्रीवियस पेपर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सीडीपी सेक्शन को डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आइए आज हम लोग इसी पेपर के अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी आएगा, मैथ्स आएगा, मैथ्स को करेंगे हम लोग, मैथ्स की पेडागोजी एक्चुअली करेंगे। ठीक है, सभी जितने भी सेक्शंस आपके यहाँ पे आते हैं सभी की पेडागोजी डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और भी है, जो स्टूडेंट्स अभी सीटेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, है ना, उन्हें भी सीटेट की एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करनी चाहिए। उन्हें अभी से जुट जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और तब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तब आप बेटा बहुत अच्छे से खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। और जो तुम्हें वहाँ एग्ज़ाम में जा करके कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, वो इसी कारण होता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से कंटेंट को, क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ा नहीं होता है, और जब एग्ज़ाम आ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में चीज़ों को समेटने की कोशिश करते हो, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि मेमोरी सेक्शन ओवरलोडेड हो जाएगा, आप सभी चीज़ों को ध्यान नहीं रख पाओगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आज हम लोग देखिएगा मैथ्स वाले सेक्शन को हम लोग आज करेंगे। मैथ्स की जो पेडागोजी होगी उसे हम करेंगे। जितने भी देखिए सीडीपी का आप 30 पूरा करोगे, ठीक है, बाकी के 4 पार्ट आपके रह जाते हैं, वो सभी की अगर हम पेडागोजी करेंगे तो कम से कम 15 से 16 नंबर, 17 नंबर कभी कभी की पेडागोजी होती है हर सेक्शन में। तो ऑन एवरेज अगर हम उस चीज़ को मान लें तो 4 सब्जेक्ट में आपको 60 मार्क्स 100% यहाँ से मिलेंगे और 30 नंबर आपको सीडीपी से मिलेंगे। मतलब 90 स्कोर तो आप बहुत इजीली करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में करोगे, है ना। नेगेटिव मार्क्स होते नहीं हैं, कुछ चीज़ें आपको खुद से भी आ जाएंगी। ठीक है, तो आप 130 आसपास बहुत इजीली स्कोर कर सकोगे अगर आप अभी से लगोगे एग्ज़ाम को प्रिपरेशन में और हमारे साथ जुड़ोगे। तो बेटा अगर सीखना है और सीख के एग्ज़ाम को बेहतर बनाना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़ें, और वो भी कंटिन्यू एफर्ट्स करेंगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। तो आते हैं, आज हम लोग मैथ्स को डिस्कस करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं एक बार फिर से निर्देश को पढ़ के सुना देता हूं कि सीटेट के एग्जाम को सॉल्व करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। ध्यान दीजिएगा, बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। यहाँ पर क्या याद करके तुम गए हो, क्या लास्ट टर्म पे आपने पढ़ा था, वैसा कुछ आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा ये ज़रूरी नहीं होता है। पेडागोजी में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसके हिसाब से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, आते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन समझते हो ना, असेसमेंट का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, किस बात पर ध्यान आप नहीं देंगे। नहीं वर्ड को बहुत ठीक से समझ लीजिएगा। नहीं अक्सर गलतियां करा जाता है, जबकि उन्होंने भी बोल कर रखा है। फर्स्ट हम ऑप्शन देखेंगे, गणितीय अवधारणाओं को समझना। तो बच्चे की मैथ्स को प्राइमरी लेवल पर अगर हम जांचेंगे, देखेंगे, तो गणितीय अवधारणाएं तो समझने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। गणितीय भाषा का विकास भी देखेंगे। तार्किक कौशल का विषय है, इसलिए तर्क बच्चे ने क्या रखा है ये भी देखेंगे। गणित की समस्याओं का जवाब देने में, एक मिनट, ये थोड़ा सा जल्दी हो गया है। चलिए, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, मतलब देखिएगा कितना सटीक जवाब उन्होंने दिया हुआ है बच्चे ने, उस पर आपका विशेष ध्यान होगा। तो ऐसा नहीं है, इस पर आकलन में कम ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी के प्राइमरी लेवल है ना, इस वजह तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपके बिल्कुल ठीक है ना। आकलन में उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आप ठीक से देखेंगे इसको। कह रहे हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन का, बेटा सबसे ज़रूरी बात है कि आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है कि वो पूछना क्या चाह रहा। तो सबसे पहले
क्वेश्चन को समझ लें कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। देखिए लिखा हुआ है, प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड पे बच्चों को मैथ्स के कॉन्सेप्ट को सिखाना है, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद क्या किया जाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, और उसी सीक्वेंस में इनका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्या उत्तर इसका बन सकता है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने लगा रखा है चित्र बनाना। क्या कहना मतलब चाहते हो कि सबसे पहले बच्चों को हम चित्र बनाना सिखाएंगे, है ना। मैथ्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से कमज़ोर हो जाता है, उसके लिए वो बता रहे हैं कि वो ढूंढना है आपको। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। आइए क्वेश्चन समझ में आ गया, सारे ऑप्शंस को हम ठीक से देखें और समझें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका कौन सा उत्तर सही हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चा जो अनुभव लेके आया है उस अनुभव को प्रदान किया जाए, मैथ्स को फील तो करे। ठीक, इसके बाद आप कहाँ जाओगे, इसके बाद का जो चरण होगा वो उसको भाषा के माध्यम से समझाना, है ना। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, देखिए थर्ड एंड फोर्थ देखिए किस ऑप्शन में मिल रहे हैं सिक्वेंसली, ये देखिएगा सेकंड ऑप्शन आपका बन गया, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी फिर आप चित्र बनाना और फिर आप चले जाइएगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करने का मतलब ये है कि लैंग्वेज में जो सिंबल यूज़ करे गए होंगे उनको मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट या उनको किस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उनको सिखाया जाए, इस तरीके की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में कम आएंगी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और देखिए क्या कह रहे हैं कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई है। देखिए कितना बढ़िया घटाना इन्होंने किया हुआ है। 83 से 27 को घटाना था तो उसने बड़ी संख्या, क्योंकि उसने सीखा क्या था, बड़ी संख्या छोटी संख्या से घटाई जाती है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर जनरली यही सिखाया जाता है जो सिंगल डिजिट होती है ना। तो उसने क्या किया, 7 से 3 को घटा दिया तो 4 बचा दिया, ऊपर से 8 और 2 में से 8 बड़ी थी तो 8 से 2 को घटा दिया तो 6 बच गया। ठीक, और आप जानते हो कि ये जो उसने अंतर किया हुआ है वो गलत है, इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाओ सीखने का बोध कराती है। ठीक है, तो देखिएगा, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाया जाना चाहिए। देखिए बच्चा जानता तो है कि कैसे घटाया जाना चाहिए, तभी तो उसने बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो नहीं बनेगा। बच्चा 2 अंक वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, अगर जानता होता तो कर लेता। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करने का सुधार। गलती नहीं है, उसे कॉन्सेप्ट नहीं पता है। एक्चुअली बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान अवधारणा नहीं पता है। उसे नहीं पता है कि जब नंबर छोटी होती है तो कैरी भी किया जाता है। ठीक है, इसलिए 33 नंबर का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। आगे आएंगे और अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बेटा देखिए एक साथ सारी चीज़ें स्क्रीन पे नहीं आएंगी, है ना, तो ऑप्शंस को हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है अधिगम और आकलन। देखिए दोनों चीज़ें साथ होती हैं, ये भी आप जानते हो कि चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो सारे चक्र लिखे हुए हैं, सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ये सीक्वेंसली नहीं लिखे हैं और ये अधिगम और आकलन के पीरियड में घटने वाली सारी घटनाएं लिखी हुई हैं, है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत किया जाना। आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन करना, प्रगति रिपोर्ट का विकास करना, बच्चों के अधिगम प्रगति की प्रतिपुष्टि रिपोर्टिंग और उसका संचार करना। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, पहला ऑप्शन देखिए, ये जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ ना, ये सबसे पहले आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। ठीक है, आप बिना प्लान के थोड़ी चले जाओगे और बिना प्लान के जाओगे तो आपको सक्सेस कहाँ से मिलेगी। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन देखिएगा किसमें सबसे पहले आया है। तो एक तो ऑप्शन फर्स्ट में है और है हमारा फोर्थ में, तो यहाँ से दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है। सीटेट के एग्जाम में बेटा एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। तो आपके दूसरे और तीसरे उत्तर तो बनेंगे नहीं, या तो फर्स्ट बनेगा या फोर्थ बनेगा। एक और जोड़ लो, देख लो क्या होगा। इस प्रक्रिया के बाद में क्या करोगे, देखिएगा शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत
आकलन। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण अधिगम के साथ हम असेसमेंट को, आकलन को इंटीग्रेट करा देंगे। जी, सेकंड के बाद फर्स्ट की नीड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि प्रगति रिपोर्ट का विकास करना है ना। अभी प्रगति का रिपोर्ट तो बना नहीं होगा, क्योंकि अभी हम प्रोसेस में ही थे। बच्चों के अधिगम प्रगति की प्रतिपुष्ट फीडबैक तो हमेशा लास्ट में दिया जाता है, सो ये बनने नहीं, तो सेकंड और फर्स्ट आपके बन जाएंगे। और देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन ही है जिसमें सेकंड के बाद क्या बैठा हुआ है, फर्स्ट बैठा हुआ है। ठीक, इसका उत्तर सही हो गया। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लेंगे और जान लेंगे इन चीज़ों को। तो हमारा उत्तर मिल चुका है, इसलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक से देखेंगे, बढ़िया, सही से देखिएगा। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों, देखिए हिंदू अरबी अंक क्या कहलाते हैं जानते हो? ये देखिएगा लिखा हुआ है इंग्लिश वर्जन में हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। एक्चुअली जो इंडियन नंबर सिस्टम है, जिसका हम लोग नाम रखते हैं दशमलव संख्या पद्धति जिसको हम कहते हैं, जो भारतीय अंक व्यवस्था है, प्रणाली है, उसी को पश्चिमी देशों में कहा गया था हिंदू अरबी अंक प्रणाली। उसको कुछ और मत समझ लीजिएगा। और जो यूरोपियन कंट्री थी, वहाँ पर जो अंक व्यवस्था थी उसका नाम था रोमन नंबर सिस्टम, जो सक्सेस नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये क्वेश्चन है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इतना ध्यान रखो कि रोमन अंक व्यवस्था की जो दोष थी वो सिर्फ दो थे। एक तो ये कि रोमन अंक व्यवस्था में ज़ीरो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये व्यवस्था उनके पास नहीं थी। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी वो ये थी कि उनके पास प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट नहीं था, मीन स्थानीय मान अवधारणा वो नहीं कर पाए थे, जिसके कारण रोमन अंक व्यवस्था फेल हो गई थी। ठीक है, और हमारी जो दशमलव संख्या पद्धति है उसमें स्थानीय मान अवधारणा ही है, इसलिए वो व्यवस्था हमारी सक्सेस हो गई। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आप कभी भी रोमन अंकों को दशमलव संख्या पद्धति में या दशमलव संख्या को रोमन अंकों में बदलेंगे ना, तो हमेशा स्थानीय मान अवधारणा पर ही आप काम करेंगे, अदरवाइज आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। देखिए रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बाकी के ऑप्शन से कोई लेना देना ही यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और देख रहे हैं कि शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्र के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या हो सकता है। आइए, क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, अब जरा ऑप्शंस को देख लिया जाए। ऑप्शन हमारे पास है, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। तो देखिए खाली समय के उपयोग की बात करना चाह रहे हैं, है ना, ये खाली समय में उपयोग करने की बात करना चाह रहे हैं, तो ये उत्तर नहीं बन सकता है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, देखिए आनंद की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ अधिगम की बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन बन रहा है। जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है, बिल्कुल सही जवाब बन गया है, कुछ मत कीजिएगा। ठीक, उत्तर बन चुका है। अगले प्रश्न पे जाएंगे, ठीक से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और ये हम लोग आगे हमेशा करने वाले हैं, जितने भी पेपर्स अब तक हुए, इसीलिए मैंने 2018 से स्टार्ट किया है। 2018 से लेकर के 2024 तक सारे पेपर्स हम लोग करेंगे, और इतना अभ्यास करेंगे कि इस बार ना बिल्कुल पार करके ही आएंगे, लौटेंगे नहीं इस बार। 37 को देखेंगे, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। आप नोटिस कीजिएगा कि कई बार जो दुकानदार जो होता है ना, अशिक्षित होता है, और वो गणित का जब तक उपयोग नहीं करेगा तब तक वो खरीद और बिक्री नहीं कर पाएगा, प्रॉफिट कैसे हुआ उसको पता नहीं चल पाएगा। तो देखिएगा, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित कौन से, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं, गलत उत्तर। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी, ये भी गलत। में अस्पष्टता, बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो पूरी तरीके से स्पष्ट भी होते हैं, शुद्ध भी होते हैं, अदरवाइज
उनका नुकसान हो जाएगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, वैकल्पिक समझ तो जैसे कि होता नहीं है कि जैसे गणित के क्वेश्चंस आपने या कक्षा में इस तरीके की चर्चा करी जाती है कि भैया आपकी माता जी ने शक्कर लेने भेजा और शक्कर के दाम 40 रुपये पर केजी है और आपको माता जी ने 100 रुपये का नोट दिया था, आप 2 किलो शक्कर लेके आए हो तो दुकानदार ने आपको कितने पैसे वापस किए। तो ये एक वैकल्पिक रणनीति और सामाजिक समस्या के आधारित या दैनिक समस्याओं पर आधारित चर्चा हो जाएगी। और चर्चा हम किसकी कर रहे हैं, सिर्फ गणित की कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि जो अशिक्षित दुकानदार होता है उसकी कैलकुलेशन किस तरीके की होती है, जबकि कक्षा में उसने कभी कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी होती है। आइए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। विषम समूह से मतलब आप समझ रहे ना, संभव है कि वो गणित विषय के विद्यार्थी नहीं है, या ये संभव है कि वो गणित में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या ये संभव है कि उनके अंदर कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं, है ना, गणित को लेकर के। तो क्या करोगे आप, तो देखिए क्या करना, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, देखिए एक ही क्षमता वाले बच्चों को अगर अलग कर देंगे ना तो वो जो समावेशी शिक्षा है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन नहीं कर सकते। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर अब वो अवरोध पैदा कर रहे हैं। ये समस्या अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, ताकि वे एक दूसरे से क्या कर सकेंगे, सीख सकेंगे, एक साथ सामूहिक करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आए हैं। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, देख लो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो। समझने से आपको, पढ़ने से आपको चीज़ें समझ आएंगी। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं। बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिएगा। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। गणित में सीखने के प्रतिफल, जो रिजल्ट होंगे, आउटकम्स होंगे, किस तरीके से विकसित किए जाएं, तो बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाले कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। बिल्कुल सही बात है। इससे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और गणित में काम करने के लिए वो तत्पर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं और देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है ना, एक एक्टिविटी है जो कक्षा में हो रही है, उसके संबंध में बात बतानी है। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो सकता है, तो देखिएगा प्रश्न को एक बार और पढ़ लें, क्योंकि ऑप्शन हमारा एक छिप रहा है तो अभी क्वेश्चन छिप जाएगा। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। ठीक है, तो देखिएगा शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना। बिल्कुल सही है, बच्चे खोज कर रहे हैं, तो मतलब है कि बच्चा क्या है, कक्षा में हो रही गतिविधि में शामिल है। ठीक है, इसलिए बच्चा खुद एक्टिव है और यही मुझे गणित की कक्षा में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और उसको ठीक से समझेंगे। देखिए प्रश्न को जितनी सावधानी पूर्वक आप पढ़ेंगे, उत्तर ढूंढने में उतनी ही सरलता होगी। आते हैं कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। आप समझ रहे हो ना, कहने का मतलब है काउंटिंग सिखाने के लिए काउंटिंग के पहले का कौन सा चरण नहीं है। तो देखिए एक एक संगतता का मतलब ये होगा कि नंबर्स के बीच एक कोरिलेट करना, कि बच्चे, ताकि बच्चे नंबर्स के बीच के डिफरेंस को समझ सकें, है ना। सिक्वेंसली क्रमबद्धता नंबर्स में ज़रूरी होती है। समूह बनाना, जो ग्रुप होता है बच्चों को, मतलब समूह बनाने का मतलब समझ लो ना, क्रिएटिंग ग्रुप्स मीन्स जो नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको उस हिसाब से रखना। जैसे ये 2 4 6 8 ये आपका पैटर्न, आपका सम समूह है ना। 1 3 5 7 ये आपका विषम समूह है। तो ये तो ज़रूरी है नंबर सीखने से पहले भी। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, है ना। रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली, कहने का मतलब ये है, रैंडमली का मतलब क्या है, देखो यादृच्छिक जो लिखा है ना, ये उसका मीन है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है अचानक, ठीक है। रिसाइटिंग का मीन होता है याद करना, नंबर नेम्स, है ना। तो संख्याओं का नाम
रैंडमली लर्न करना, मतलब अगर हम आपसे अचानक से कह दें कि इस संख्या को क्या कहते हैं तो उसको बता दें, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता, ये काउंटिंग के बाद भी हम सीख सकते हैं, ये काउंटिंग के पहले की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए उत्तर यहाँ पे आपका थर्ड ही बन जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं और अगले क्वेश्चन को फिर एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ये मैथ्स का पेडागोजी बेटा है, बहुत ठीक से पढ़िएगा, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे तुरंत, ठीक है। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, चिंता न कीजिएगा, सभी बच्चों को मैथ्स से लेकर के सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, और ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। लेकिन बेटा अच्छा तभी होगा क्योंकि अच्छा करने के लिए मैं नहीं जाऊँगा एग्ज़ाम में, और अगर आपने कंटिन्यू एफर्ट्स नहीं करे तो आपका मतलब कभी करार पढ़ लेना वो भी बेकार चला जाएगा। और अभी तो आप फ्री हैं, प्रेशर रिलीज़ है आपका, जब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप परेशान होने लगेंगे। तो उस चीज़ को अगर आज से ही पढ़ेंगे ना तो कल आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ईजी लगेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या होता है, उसने लंबाई इंटू चौड़ाई का उत्तर दे दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब ये है कि बच्चे ने क्षेत्रफल का जवाब जो दिया है ना कि लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, इससे उसकी किस समझ के बारे में पता चलता है। तो बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखो कुछ जानकारी तो थी तभी तो उसने लंबाई चौड़ाई का उत्तर दिया है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। हमको बताना क्या था, समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अच्छा, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये ऐसा बच्चा है जिसने क्षेत्रफल को सूत्र को सीधे सीधे याद कर लिया है ना, इसलिए वो सिर्फ क्षेत्रफल निकालने तक ही सीमित थे। अगर उसकी आकृति में कहीं से कोई परिवर्तन दे दिया तो वो क्षेत्रफल फिर नहीं बता पाएगा, है ना। तो यहाँ से ये पता चलता है, तो इसलिए आपका उत्तर आपका यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। और चलो अच्छा, अगर आपको लग रहा है तो ये भी बता, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, बस सही तो कह रहा है, लेकिन वो सोच क्या रहा है, उसकी समझ क्या है, उसके बारे में सेकंड नंबर में बताया गया, ठीक है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच ये उलझन में है, ऐसी कोई बात क्वेश्चन में करी नहीं गई थी, इसलिए उत्तर आपका चौथा बनेगा नहीं, ठीक। 43 में आते हैं। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप नोटिस कीजिएगा, जो कथन सही है उसका जवाब हमको बताना है कि कौन सा वाला उत्तर सही है ना। गणित सीखने के संबंध में देखिए, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। देखिए सारे विषय कठिन होते हैं अगर उनको सीखने में रुचि ना हो और सिखाने वाला ठीक ना हो, तो ये उत्तर तो ठीक नहीं बनेगा। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक जेंडर बायस को रिलेट करता है ऑप्शन, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल सही बात है। गणित एक ऐसा विषय है कोई भी सीख सकता है, मैं, आप, आपका फ्रेंड, कोई भी हो, किसी कैटेगरी से आता है, किसी फीडबैक उसका चाहे जो हो, है ना, और उसका कल्चर चाहे जो हो, उसका सेक्स चाहे जो हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारे बच्चे गणित सीख सकते हैं। और देखिएगा गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। देखिए केवल लगा करके इन्होंने सब, गणित में अभ्यास की आवश्यकता तो है, लेकिन गणित सिर्फ केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाएगा, ये गलत उत्तर हो गया, ठीक है। सो इसका जवाब जो बन जाता है वो आपका थर्ड बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं 44 नंबर पर, इसको ठीक से समझेंगे। और सबसे पहले तो हम प्रश्न को देखिए, बड़ा भारी सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको डरेंगे नहीं और बहुत ठीक से पढ़ेंगे। समझिएगा क्या लिखा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित करी है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या उपयोग किया है, मतलब किस मेथड का उपयोग किया है, तो मैं आपको बताऊं। इन्होंने इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि का उपयोग किया है कि बच्चों को सीट दी है, मतलब एग्जाम्पल्स बताए हैं और खुद खोजने के लिए छोड़ दिया है ना। उसके बाद वो धीरे धीरे पाइथागोरस प्रमेय की सारी प्रॉपर्टीज को समझाते जाएंगे, चारों पांचों फिगर्स में से
ठीक, इससे क्या होगा कि सभी प्रकार के आयामों से बच्चे सभी साइड्स के थ्रू बच्चे पाइथागोरस थ्योरम को ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, निगमन जो होती है उसमें पहले सिद्धांत बताया जाता है, कहने का अर्थ ये हो गया पहले पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टीज बताई जाती, उसके बाद करिए व्याख्यान विधि। देखिए प्राइमरी स्टैंडर्ड पे होता नहीं है, ये आपका लेक्चर मेथड हो गया, और प्रयोगशाला विधि भी यहाँ पे नहीं होगी, इसलिए उत्तर आपका 44 का फर्स्ट बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जा चुके हैं। 45 नंबर हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना के मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, संकल्पना का मानचित्र, संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है, हमको वो बताना है, और जो सही नहीं है उसको बताना है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे भैया। ठीक है, संकल्पना मानचित्र का मतलब समझते हो क्या चीज़ होती है? संकल्पना मानचित्र का मतलब होता है जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट का इमेज रेटिव होता है ना दिमाग में, किसी भी प्रश्न को लेकर के, किसी समस्या को लेकर के, उसी के संबंध में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर लिखा, यही तो है संकल्पना मानचित्र की सही परिभाषा। हमें क्या बताना था? जो नहीं है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, बहुत गलत उत्तर है। क्यों भैया? विद्यार्थी ना बनाएंगे, विद्यार्थी नहीं बनाएंगे तो वो सीखेंगे कैसे? ये इस क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर इस पर रुकना चाहिए। ठीक है, खैर 46 पेडागोजी सेक्शन बेटा यहाँ तक खत्म हो चुका है, बट इस पेज का मैं 46 नंबर भी बताए दे रहा हूँ, है ना, डिस्कस करे दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ खास क्वेश्चन ये है नहीं, तो मैं ऐसे ओरली आपको समझा दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये देखिए कोई भी साइन इन्होंने यूज़ नहीं किया। क्या करना है अब आपको? करना क्या है कि आपको ये ध्यान देखना है कि कौन से संक्रिया से निम्नलिखित प्रश्न मिल जाएगा, निम्नलिखित ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर इनका हम एलसीएम भी ले लें ना तो 15 आता हो, तो 15 वाले ऑप्शन आपके पास 3 बैठे हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत। एक बार जोड़ के देख लेते, बन जा रहा क्या? 10 7 तुम्हारा 5 दूनी 10 4 ते 12 22/15 बन रहा कहीं? ये देखिएगा, ये बन गया। ठीक है, ये 22/15 ही तो बना रहा ना, इसको होल्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा 47 भी कर लेते हैं, चलो। अच्छा ये भी पेडागोजी तो नहीं है, बट न्यूमेरिकल ऐसा है कि इसमें आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं सोच रहा हूँ उसको कर लेता हूँ। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, ये बताना है। तो ये सारे देखिए समांतर चतुर्भुज आपके हैं, कह रहे हैं कि सभी समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, जो नहीं है वो बताना है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, 2 आयत हैं। तो देखिए ये वाला भी सही है। समचतुर्भुज में देखिए पहली चीज़ तो ये कि समांतर चतुर्भुज की जो डेफिनेशन होती है उसका मतलब होता है 2 समांतर व समान भुजाओं की जो चतुर्भुज होते हैं उन्हें समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। और सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन सभी चतुर्भुज समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं होते। इसलिए आपका उत्तर ये वाला यहाँ ठीक नहीं है कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये उत्तर गलत है। सो आज के लिए बेटा यहीं तक क्लास को रखेंगे, क्योंकि पेडागोजी सेक्शन हमें करना था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अगले क्लास में हम इसके बाद हिंदी का सेक्शन या जो भी सीक्वेंसली आएगा वो हम लोग करेंगे। ठीक है, वैसे हिंदी आएगा, हिंदी को ही हम लोग करेंगे, सबसे पहले हिंदी को करेंगे। ठीक, और बाकी पार्ट्स को भी हम लोग करते रहेंगे। बेटा जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, सभी दोस्तों को जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको रेकमेंड कर दीजिएगा, उनको सब्सक्राइब करा दीजिए। आपका घर बैठ के आपकी इजीली प्रिपरेशन मैं आपका कराता रहूँगी धीरे धीरे। ठीक है, तो जुड़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।